आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गौर कर रहे हैं जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता है। आखिर ये समय है क्या? हम इसे महसूस करते हैं, इसे घड़ियों में नापते हैं और हमेशा शिकायत करते हैं कि ये कम है, पर क्या ये वाकई वैसा है जैसा हम सोचते हैं? हमारे एक श्रोता ने कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत साझा किए हैं। ये जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स पर हैं और ये समय के बारे में हमारी पूरी सोच को, जिसे हम सच मानकर चलते हैं, पूरी तरह से हिलाकर रख देते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की गहराई में उतरना। हम न्यूटन की सीधी साधी टिक टिक करती घड़ी से शुरू करेंगे। हाँ, फिर आइंस्टाइन के अजीबोगरीब लचीले स्पेस टाइम में गोता लगाएंगे और अंत में क्वांटम दुनिया के उस जमे हुए ब्रह्मांड तक पहुंचेंगे जहां शायद समय का कोई मतलब ही नहीं है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरुआत उस विचार से करते हैं जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं, न्यूटन का समय। एक यूनिवर्सल घड़ी जो पूरे ब्रह्मांड के लिए एक ही रफ्तार से चल रही है, चाहे आप धरती पर हों या किसी दूसरे ग्रह पर। समय सबके लिए एक जैसा है। बड़ा आरामदायक विचार है ना? सब कुछ कितना व्यवस्थित लगता है। हाँ, आरामदायक तो है लेकिन गलत है। अच्छा। और यहीं पर आइंस्टाइन आते हैं और कहते हैं, इतनी जल्दी नहीं। उनकी जनरल रिलेटिविटी हमें सिखाती है कि ऐसी कोई एक सच्ची यूनिवर्सल घड़ी है ही नहीं। है ही नहीं। नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना है। हर किसी के लिए, हर जगह के लिए समय अलग अलग गति से बहता है। अलग अलग गति से? मतलब मेरी घड़ी और आपकी घड़ी अलग अलग चल रही है अभी इसी वक्त? बिल्कुल। अंतर बहुत बहुत मामूली है, लेकिन है। स्रोतों के मुताबिक हमें दो तरह के समय में फर्क करना सीखना होगा। ओके। पहला है कोऑर्डिनेट टाइम, जिसे हम टी से दिखाते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे जैसे किसी नक्शे पर देशांतर और अक्षांश होते हैं। ये सिर्फ स्पेस टाइम में किसी घटना को एक लेबल देने का तरीका है। ठीक है, तो ये बस एक गणितीय टूल है, इसका कोई सीधा भौतिक मतलब नहीं है। सही कहा। असली चीज है प्रॉपर टाइम, जिसे हम एस से दिखाते हैं। प्रॉपर टाइम। ये वो समय है जिसे आपके कलाई पर बंधी घड़ी या आपके फोन की घड़ी असल में माप रही है। हर चीज जो चल रही है, आप, मैं, पृथ्वी, एक सैटेलाइट, वो स्पेस टाइम में अपनी एक यात्रा तय कर रही है जिसे वर्ल्ड लाइन कहते हैं। वर्ल्ड लाइन। और हर कोई अपनी वर्ल्ड लाइन के साथ अपना अलग निजी प्रॉपर टाइम अनुभव करता है। सूत्रों ने इसका एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। सोचिए, एक घड़ी पृथ्वी की सतह पर है और दूसरी एक जीपीएस सैटेलाइट पर जो तेजी से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। अब आइंस्टाइन की थियरी ये नहीं बताती कि ये दोनों घड़ियां किसी काल्पनिक यूनिवर्सल समय टी के मुकाबले कैसी चलेंगी, क्योंकि वो यूनिवर्सल समय है ही नहीं। थियरी ये बताती है कि पृथ्वी वाली घड़ी, जिसे हम T1 कह सकते हैं, उसकी रीडिंग सैटेलाइट वाली घड़ी T2 की रीडिंग के मुकाबले कैसी होगी। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि वो अलग अलग होंगी। गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों ही समय की रफ्तार को धीमा या तेज करते हैं। समय का बहाव वो पूरी तरह से सापेक्ष है। तो अगली बार अगर कोई कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, तो वो असल में आइंस्टीन की थ्योरी का हवाला दे रहा है। हाँ, कह सकते हैं। मजाक नहीं, उनका समय सचमुच हमारे समय से अलग रफ्तार से बीत रहा है। हाँ, उनका आलसी भी भौतिकी के नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन आइंस्टाइन का ये लचीला समय तो बस शुरुआत है। अच्छा। जब हम बहुत छोटी चीजों की दुनिया में जाते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में, तो कहानी और भी अजीब हो जाती है। ठीक है, तो आइंस्टीन ने समय को व्यक्तिगत बना दिया, हर किसी की अपनी घड़ी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी यही खत्म नहीं होती। क्वांटम दुनिया में तो चीजें और भी अजीब हो जाती हैं ना? अजीब से भी ज्यादा। क्वांटम मैकेनिक्स में समय को बिल्कुल अलग तरह से देखा जाता है। कैसे? वहां समय एक बाहरी, न बदलने वाली पृष्ठभूमि है, एक ऐसा मंच जिस पर ब्रह्मांड का सारा नाटक होता है। लेकिन समय खुद इस नाटक का हिस्सा नहीं है। वो बस अपनी रफ्तार से चलता रहता है, किसी भी चीज से प्रभावित हुए बिना। एक मिनट, तो जनरल रिलेटिविटी कहती है कि समय लचीला है, गतिशील है, स्पेस टाइम के ताने बाने का हिस्सा है। जी। और क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि समय स्थिर है, बाहरी है। ये दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। और यही भौतिकी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। स्रोतों में इसे समय की समस्या या प्रॉब्लम ऑफ टाइम कहा गया है। समय की समस्या। हाँ, जब आप इन दोनों महान सिद्धांतों को, ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को मिलाकर क्वांटम ग्रेविटी की एक थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत ही भयानक चीज होती है। क्या? समय समीकरणों से पूरी तरह गायब हो जाता है। गायब हो जाता है? हाँ।
मतलब कैसे? ये तो ऐसा है जैसे आप केक बनाने की रेसिपी लिख रहे हैं और उसमें से चीनी ही गायब कर दें। बिल्कुल सही कहा। इसे फ्रोजन फॉर्मलिज्म प्रॉब्लम कहते हैं। जब आप पूरे ब्रह्मांड पर क्वांटम मैकेनिक्स लागू करने की कोशिश करते हैं तो आपको एक मास्टर समीकरण मिलता है, व्हीलर-डिविट समीकरण। व्हीलर-डिविट। हाँ, ये एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। लेकिन इस समीकरण में जो है h psi बराबर 0, उसमें समय का कोई वेरिएबल, कोई t है ही नहीं। समीकरण में समय ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे सबसे बुनियादी सिद्धांत के हिसाब से ब्रह्मांड की कुल क्वांटम अवस्था समय के साथ बदलती ही नहीं है, वो बस है। हाँ, एक जमी हुई स्थिर तस्वीर की तरह। बदलाव एक भ्रम होना चाहिए। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। मतलब मेरा भी आपसे बात करना, हमारा ये डिस्कशन, सब पहले से ही तय है, एक पत्थर की लकीर की तरह। एक तरह से हाँ। ये तो कहने जैसा है कि यूनिवर्स एक फिल्म नहीं, बल्कि फिल्म की सारी रील्स एक साथ रखी हुई हैं और हम किसी तरह एक-एक करके उन्हें देख रहे हैं। बिल्कुल। अगर सब कुछ जमा हुआ है, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कि हम बात कर रहे हैं? यही तो $1 मिलियन का सवाल है। जाहिर है, भौतिक विज्ञानी इस जमे हुए विचार से संतुष्ट नहीं है। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि बदलाव एक भ्रम है। तो वे इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प रास्ते बताए गए हैं। जी हाँ, मतलब भौतिक विज्ञानी इतनी आसानी से हार मानकर दार्शनिक तो नहीं बन गए होंगे। तो इस जमे हुए दुष्स्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? एक रास्ता है जिसे सेमी क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। यह एक तरह का समझौता है। समझौता? हाँ, इसमें वे कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि पूरा ब्रह्मांड क्वांटम नहीं है। चलो ये मान लें कि ब्रह्मांड का जो बड़ा हिस्सा है, यानी स्पेस टाइम, वो क्लासिकल नियमों का पालन करता है और केवल उसके अंदर का पदार्थ क्वांटम है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। तो ये कहने जैसा है कि मंच क्लासिकल है, लेकिन उस पर नाचने वाले अभिनेता क्वांटम है। बिल्कुल सही। और इस अप्रॉक्सीमेशन से समय जादुई रूप से समीकरणों में वापस उभर आता है। अच्छा, ये एक व्यवहारिक समाधान है, लेकिन ये थोड़ा धोखे जैसा लगता है। ये असली जवाब नहीं है। ठीक है, तो ये एक जुगाड़ है, कोई और गहरा विचार है? हाँ, एक बहुत ही गहरा विचार है रिलेशनल टाइम का। ये कहता है कि हमें किसी बाहरी यूनिवर्सल घड़ी की जरूरत ही नहीं है। तो फिर समय क्या है? समय कोई बाहरी चीज नहीं है जो टिक टिक कर रही है। समय केवल बदलती हुई चीजों के बीच का आपसी संबंध है। स्रोतों में गैलीलियो का एक शानदार जिक्र है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। कहानी ये है कि गैलीलियो एक चर्च में बैठे थे और एक बड़े झूमर को झूलते हुए देख रहे थे। उनके पास घड़ी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी नब्ज का इस्तेमाल करके झूमर के हर झूले का समय मापा। उन्होंने पाया कि हर झूले में बराबर नब्ज की धड़कनें थीं। और फिर सालों बाद जब पेंडुलम घड़ियां बन गईं, तो डॉक्टर लोगों की नब्ज मापने के लिए पेंडुलम घड़ियों का इस्तेमाल करने लगे। तो असली घड़ी कौन सी थी, नब्ज या पेंडुलम? एग्जैक्टली। जवाब है कोई भी नहीं। समय बस एक चीज का दूसरी चीज के सापेक्ष बदलना था। हमें एक निरपेक्ष समय की जरूरत नहीं है। हमें बस एक ऐसी चीज चाहिए जिसके बदलने के सापेक्ष हम दूसरी चीजों के बदलाव को माप सकें। तो शायद ब्रह्मांड के स्तर पर भी ऐसा ही है। कोई मास्टर घड़ी नहीं है, बस चीजें एक दूसरे के संबंध में बदल रही हैं। बिल्कुल। और एक तीसरा विचार भी है जो समय के एक बहुत ही बुनियादी गुण को समझाने की कोशिश करता है, जिसे हम समय का तीर या एरो ऑफ टाइम कहते हैं। हाँ, समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? हम अतीत को याद क्यों रख सकते हैं लेकिन भविष्य को नहीं? हाँ, ये विचार डी कोहेरेंस से आता है। इसे ऐसे सोचें कि एक परफेक्ट क्वांटम घड़ी एक बिल्कुल साफ संगीत की धुन की तरह है, लेकिन असल दुनिया में कोई भी घड़ी परफेक्ट नहीं होती। उसमें हमेशा थोड़ा शोर, थोड़ी खामियां होती हैं। सही। ये शोर उस साफ धुन को थोड़ा धुंधला कर देता है, क्वांटम अवस्थाओं को शुद्ध से मिश्रित बना देता है, और ये धुंधलापन हमेशा एक ही दिशा में बढ़ता है, अतीत से भविष्य की ओर। ये एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, आप इसे उल्टा नहीं कर सकते। जैसे आप दूध को कॉफी में मिलाने के बाद अलग नहीं कर सकते। शायद यही समय का तीर है। तो समय का बहाव शायद ब्रह्मांड की अपनी की खामियों का नतीजा है। ये तो बहुत ही काव्यात्मक विचार है ना? ठीक है, ये सब तो समय को बचाने की कोशिशें हैं, लेकिन अब उस विचार पर आते हैं जो विज्ञान कथा जैसा लगता है, पर इन स्रोतों का एक केंद्रीय हिस्सा है। ये विचार है ER = EPR। यहां से बात वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। ER = EPR एक बहुत ही साहसिक और
हालिया अनुमान है जो भौतिकी के दो बहुत ही अजीब विचारों को जोड़ता है। ER का मतलब है आइंस्टीन-रोजन ब्रिज, जिन्हें हम आमतौर पर वर्म होल कहते हैं। स्पेस टाइम में शॉर्टकट। हाँ, और EPR का मतलब है आइंस्टीन-पोडोल्स्की-रोजन, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट को दर्शाता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट, वही रहस्यमयी क्वांटम लिंक जहां दो कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, एक ही इकाई की तरह व्यवहार करते हैं। बिल्कुल। अगर आप एक को छेड़ते हैं तो दूसरा तुरंत प्रतिक्रिया करता है। आइंस्टीन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। हाँ, दूर से होने वाली डरावनी हरकत। तो ER = EPR का सिद्धांत ये कहता है कि ये दोनों वर्म होल और एंटेंगलमेंट कोई अलग-अलग चीजें नहीं है। मतलब ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कोई रूपक नहीं है। ये एक प्रस्ताव है कि दो एंटेंगल्ड कण असल में ज्यामितीय रूप से एक वर्म होल से जुड़े होते हैं। एक मिनट, ये दिमाग चकराने वाला है। तो अगर दो ब्लैक होल एंटेंगल्ड हैं, भले ही वे अलग अलग आकाशगंगाओं में क्यों ना हो, हाँ। वे वास्तव में स्पेस टाइम में एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। क्वांटम उलझाव का एक भौतिक आकार होता है। यह अनुमान यही कहता है। एंटेंगलमेंट सिर्फ एक अमूर्त सांख्यिकीय संबंध नहीं है, बल्कि ये स्पेस टाइम की ज्यामिति में ही प्रकट होता है। ये एक क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ये बताता है कि स्पेस टाइम खुद क्वांटम जानकारी से बना हो सकता है। यह सुनने में तो बहुत कमाल का है, लेकिन क्या इसका कोई सबूत है या ये अभी सिर्फ एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय आइडिया है? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी ये एक सिद्धांत है, एक अनुमान है। इसका कोई सीधा प्रायोगिक सबूत नहीं है, लेकिन यह स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम ग्रेविटी के गणित से उभरता है और बहुत सारी पहेलियों को सुलझाता है। लेकिन इससे पहले कि कोई अपने दोस्त को तुरंत संदेश भेजने के लिए वर्महोल बनाने की योजना बनाना शुरू कर दे, यह जान लेना जरूरी है कि यह प्रकाश से तेज संचार की अनुमति नहीं देता। क्यों नहीं? अगर एक शॉर्टकट है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा मजाक होगा। हाँ, यूनिवर्स के पास मजाक करने का एक अजीब तरीका है। आप वर्म होल के माध्यम से यात्रा करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन वर्म होल की ज्यामिति ऐसी है कि आप बाहरी दुनिया में किसी भी रास्ते से तेज नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, ये ठीक वैसा ही है जैसे सामान्य एंटेंगलमेंट में होता है। आप जानकारी को प्रकाश से तेज नहीं भेज सकते, लेकिन यह ज्यामिति और क्वांटम जानकारी के बीच एक अविश्वसनीय रूप से गहरे संबंध की ओर इशारा करता है। तो ये सुझाव देता है कि शायद स्पेस टाइम का ताना बाना ही क्वांटम एंटेंगलमेंट से बुना हुआ है। बिल्कुल। वाह! तो चलिए इस सफर को एक बार फिर से देखते हैं। हमने न्यूटन की आरामदायक स्थिर घड़ी से शुरुआत की, जो सबके लिए एक समान थी। फिर हम आइंस्टीन के गतिशील और व्यक्तिगत समय में गोते लगाए, जहां हर किसी की अपनी घड़ी होती है जो गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होती है। उसके बाद हम क्वांटम गुरुत्वाकर्षण की जमी हुई दुनिया में खो गए, जहां व्हीलर-डिविट समीकरण के अनुसार समय का अस्तित्व ही नहीं है। और ब्रह्मांड एक स्थिर तस्वीर जैसा है। और हमने उस जमे हुए ब्रह्मांड से बाहर निकलने के रास्ते खोजे, जैसे रिलेशनल टाइम का विचार, जहां समय सिर्फ चीजों के आपसी बदलाव का नाम है। और अंत में हम इस दिमाग चकरा देने वाले विचार पर पहुंचे कि शायद स्पेस टाइम का ताना बाना ही क्वांटम एंटेंगलमेंट से बुना हुआ है, जहां वर्म होल्स और क्वांटम उलझाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। क्या है वो? अगर स्पेस टाइम सच में एंटेंगलमेंट से बना है और समय उस स्पेस टाइम का एक हिस्सा है, तो क्या समय के प्रवाह की हमारी पूरी धारणा, हमारा पूरा अनुभव सिर्फ ब्रह्मांड में क्वांटम उलझाव के बदलते पैटर्न का एक प्रतिबिंब है? मतलब अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, वर्तमान का ये क्षण, क्या ये सब बस क्वांटम स्तर पर अरबों खरबों कणों के बीच उलझाव के बदलते रिश्तों का एक नतीजा है? हो सकता है। और अगर ऐसा है तो सोचिए, अगर हम किसी तरह उस पैटर्न को, उस उलझाव को नियंत्रित कर पाते तो क्या हम समय को ही नियंत्रित कर पाते? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को धुंधला कर देता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता की हमारी समझ कितनी अधूरी है।